हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होगे, मस्त होगे, पढ़ाई करते रहोगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जैसे कि प्रीवियस वीडियो जो था हमारा गॉस लॉ के स्टेटमेंट तक ही लिमिटेड था, और आज इस स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आज हम थोड़ा एप्लीकेशन की ओर बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो वैसे तो आपके सिलेबस में 3 एप्लीकेशन है। कौन कौन सा एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे? एक आपका है ड्यू टू द प्लेन चार्ज शीट, दूसरा है आपका इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, और तीसरा है आपका स्पेरिकल सेल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं स्पेरिकल सेल। ओके, तो पहला कंसेप्ट आपको ये समझना होगा। जो पहला एप्लीकेशन हम लेंगे बहुत इजी वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight wire। ओके, ये पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सो इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ऐसा एक स्ट्रेट वायर है आपके पास, चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और आपको ये पूछा गया है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। सपोज पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर बताइए, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ओके, ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। तो ये तरीका क्या होगा? पहले तो आपको ये कुछ लेना है। पहले आपको क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस चूज करना है। गॉसियन सरफेस, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये कहा था, गॉसियन सरफेस एक सिमेट्रिकल सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो इस केस में ये जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या स्ट्रेट वायर जो है, लाइन चार्ज मतलब एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इस केस में जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक्चुअली एक सिलेंडर होगा। तो बेटा इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, ये होगा आपके लिए आपका एक सिलेंडर। ओके, एक सिलेंडर, जो सिलेंडर, ये सिलेंडर एक क्लोज सरफेस है और गॉस लॉ हमेशा एप्लीकेबल है टू द क्लोज सरफेस। ये चीज को ध्यान में रखना। तो कोई भी पॉइंट ले लो जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? ठीक है, पहले तो गॉसियन सरफेस लो। इस केस में जो गॉसियन सरफेस बन रहा है वो एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर, और सिलेंडर एक क्लोज सरफेस होता है। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करके बताओ। ये कैसे आप करोगे? पहला चीज आपको देखना पड़ेगा, टोटल कितने सरफेस यहां पर बन रहे हैं। तो एक तो ये सर्कुलर बन रहा है, ये जो सर्कुलर है ये भी तो वही सर्कुलर है, सेम चीज है। इसके लिए निकालना जो होगा इसके लिए निकालना वही चीज होगा। और एक चीज बन रहा है कर्व सरफेस, सिलेंडर का एक कर्व सरफेस बन रहा है, कर्व सरफेस। ओके, तो अभी हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। सपोज मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, सपोज से R, ये रेडियस है सिलेंडर का। ओके, और ये आपको दिया है R। तो इस पॉइंट पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, डिटरमाइन करते हैं। तो आपका जो गॉस लॉ है वो क्या कह रहा है? गॉस लॉ को अगर याद होगा, सरफेस इंटीग्रल दैट इज E डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0। मतलब कितना चार्ज सरफेस के अंदर है उसको हमें लेना है। और यहां पर जो सरफेस है वो एक सिलेंडर का सरफेस है, मतलब क्लोज सरफेस है, और उसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? Q इज इक्वल टू लैम्बडा L। ये Q इनसाइड, समझ में आ रहा है? Q इनसाइड। यहां पर 3 चीज हमें ध्यान देना है, एक लैम्बडा, एक सिग्मा, एक रो। लैम्बडा का मतलब होता है लाइन चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहां पर इस केस में सब चार्ज एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि लैम्बडा होगा। लैम्बडा का डेफिनेशन क्या है? लैम्बडा का डेफिनेशन है चार्ज पर लेंथ, और यहां पर मैंने लेंथ जो है सिलेंडर का ये एज्यूम किया है, ये लेंथ L है, कैपिटल L है।
तो यहां पर मैं लिख सकता हूं जो सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहा है वो कितना है, Q is equal to lambda L, lambda L. This is the charge inside the cylindrical surface. तो इस चीज को हमने नोट कर लिया। ओके, फिर डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान सा डेरिवेशन, E डॉट ds वेक्टर का Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सरफेस है इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, एक सर्कुलर के लिए और एक कर्व सरफेस के लिए। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, यहां पर एक सर्कुलर सरफेस है और एक कर्व सरफेस है, तो दो पार्ट के लिए हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट करके लिखेंगे तो ये कितना होगा बताइए। एक होगा सर्कुलर सरफेस के लिए E ds cos 90 डिग्री, और होगा कर्व सरफेस के लिए E ds cos 0 डिग्री। ओके, यहां पर cos 90, यहां पर cos 0, ये मैंने क्यों किया, ये लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो इसका करने का फायदा क्या होगा, देखो cos 90 में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया का पास डायरेक्शन है, और हमेशा एरिया को कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब ये अगर आपके पास सरफेस है, ये सर्कुलर सरफेस, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर यहां पर कोई भी चार्ज हम रख लेते हैं तो ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। अगर यहां पर मैं एक ds मतलब एलिमेंटरी सरफेस लेता हूं, एलिमेंटरी सरफेस या सरफेस एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, ds मतलब सरफेस एलिमेंट या एलिमेंटरी सरफेस, जिसको इंटीग्रेट करने के बाद मुझे टोटल सरफेस मिल जाएगा। तो ये एलिमेंटरी सरफेस या सरफेस एलिमेंट जिसको मैंने कंसीडर किया है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ये पैरेलल बन रहा है, मतलब इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। अब बस इलेक्ट्रिक, ये गॉसियन सरफेस है, इसका खासियत आपको मैंने बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां पर भी आ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही E ही रहेगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही E ही रहेगा। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ये खासियत है गॉसियन सरफेस का, ठीक है ना। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो ये अगर बाहर निकल आ जाएगा तो सिर्फ ds का इंटीग्रेशन होगा, वो भी कर्व सरफेस के अलोंग, ओनली कर्व सरफेस के अलोंग लैम्डा L बाय एप्सिलॉन 0। तो ds का इंटीग्रेशन अगर कर्व सरफेस के अलोंग करोगे तो लिमिट क्या लगेगा, 0 से लेकर 2 पाई r इंटू L। L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, या हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, 2 पाई RL। अगर हम सिलेंडर को यहां से कट कर देंगे तो जो पहला ऊपर वाला पार्ट होगा वो 2 पाई R और हाइट हो जाएगा L, तो 2 पाई RL कर्व सरफेस एरिया। तो 0 से लेकर 2 पाई RL। तो यहां पर लिमिट लगाने के बाद E हो जाएगा कितना, E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन 0। ओके, सो E निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसा, एंगल 90 0, नीचे वाला एग्जैक्टली वही होगा। यहां पर एरिया वेक्टर क्या होगा, यहां पर सरफेस जो है, देखिए एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, मतलब आउटवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नहीं लेना। क्लोज सरफेस के लिए हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ये चीज, अगर एक सिलेंडर है आपके पास, सोचो एक सिलेंडर है, तो यहां पर एरिया वेक्टर ऊपर, यहां पर ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल। ओके, इनवर्ड नहीं लेना, आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसे नीचे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, एंगल वही 90 0 हो जा रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, तो ये भी तो रेडियस है ना, ये भी तो रेडियस है r, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये r है। तो ये डिस्टेंस अगर हम स्केल में मेजरमेंट करेंगे, 0 से सपोज ले लो 5, वही स्केल को यहां पर रख लो, वही स्केल को यहां पर रख लो, ये 0 है आपका। ओके, ये आपका 0 है, 0। ओके, तो ये सेंटर, ओके, सेंटर से आपने मेजर किया, तो वही स्केल यहां पर रख लो, यहां पर ओरिजिन रख के माप लो, तो ये वही आपको क्या देगा, वही देगा 5, यहां पर भी वही देगा 5, तो ये भी R ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, एट एनी पॉइंट P वो कितना आ जाएगा, ये R, ये लैम्डा, ये L और ये L, ये बोथ साइड में कैंसिल हो रहा है, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर हम देख सकते हैं
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है, ना कि आर स्क्वायर। अगर पॉइंट चार्ज होता तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। पर यहां पर जब हमने एक लीनियर चार्ज कंडक्टर ले लिया, एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस हमने कंसीडर किया, जहां पर ये जो वायर है ये एक स्ट्रेट वायर है जिस पर चार्ज जो है वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डिटरमाइन करना है ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है। ओके, सो ये था इसका एप्लीकेशन। हमेशा ये चीज याद रखना है, जो एरिया है आपके केस के लिए वेक्टर क्वांटिटी है और उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। ओके, तो कुछ चीज ये था पहला एप्लीकेशन जिसको हमने डिस्कस कर लिया। ओके, दूसरा एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ये एरिया जो है इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होता है। ओके, मैग्नीट्यूड तो आप ऐसे निकाल दोगे एरिया का, एल बी साइन थीटा, ये आपको मैग्नीट्यूड दे देगा एरिया वेक्टर का, ये आपको क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा। एरिया वेक्टर मतलब एल क्रॉस बी। तो अगर आप लिखोगे एल बी साइन थीटा इंटू एन कैप, मतलब एल बी साइन थीटा क्या होगा, एल बी साइन थीटा इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, नथिंग बट द मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये एल बी साइन थीटा आपको एरिया दे देगा, बस एरिया आपको मिल जाएगा। और डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। इस चीज को ध्यान रखना। ओके, मैं लिख ले रहा हूं, एरिया वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं एल बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और एल बी साइन थीटा एन कैप अगर हम कैलकुलेट करेंगे जैसे ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ए बी साइन थीटा को हम लिखते हैं ए क्रॉस बी का मॉडुलस, मतलब कोई वेक्टर हो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा ए बी साइन थीटा। ओके, मतलब एल बी साइन थीटा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये नथिंग बट ए, सिर्फ ए ही है, सिर्फ ए ही है, जो कि ए वेक्टर का मॉडुलस है, क्योंकि कोई वेक्टर का मॉडुलस मतलब वो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो ए ही है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू एन कैप, और यही है तरीका एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। ये एक मैग्नीट्यूड, एन कैप डायरेक्शन बन जाता है वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड एन कैप डायरेक्शन, तो दे देगा आपको वेक्टर। तो एल बी साइन थीटा जो है वो क्या दे रहा है, ए वेक्टर का मॉडुलस दे रहा है। ए वेक्टर का मॉडुलस मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू दे रहा है या मैग्नीट्यूड दे रहा है जो कि ए है, और एन कैप आपको डायरेक्शन दे रहा है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये आपको क्या देगा, वेक्टर दे देगा। ठीक है, और डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल ले रहा है, बिकॉज गॉस लॉ हमेशा एप्लीकेबल है टू द क्लोज सरफेस। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है। ओके, दूसरा एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करेंगे अब, दूसरा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 2, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे ड्यू टू सेल। ओके, सेल के लिए हो सकता है सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब हो सकता है होलो स्फीयर, आप बोल सकते हो। ठीक है, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का मतलब यहां पर अंदर में कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अंदर में कुछ भी चीज नहीं होगा, मतलब कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज हमेशा क्या होगा, सरफेस में ही रहेगा। होलो का मतलब वही है। सॉलिड का मतलब क्या होता है, सॉलिड का मतलब है अंदर में कुछ मटेरियल है, मतलब अगर कंडक्टिंग केस है तब जाकर चार्ज सरफेस में रिसाइड करेगा, वरना चार्ज विद इन द वॉल्यूम ही रह जाएगा। इस चीज को ध्यान देना है। तो एप्लीकेशन 2 में हमें क्या डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है ड्यू टू स्पेरिकल सेल। और ये जो सेल है ये कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। तो ये चीज को आप ध्यान रखना कि
जो चार्ज है वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा रिसाइड करता है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बट इन केस ऑफ स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, अंदर में कुछ मटेरियल नहीं है, तो चार्ज हमेशा सरफेस में ही रिसाइड करने वाला है। तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे। अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर होगा तो क्या होगा, अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड का मतलब क्या है, अंदर, इनसाइड मटेरियल कैन एग्जिस्ट। ओके, मटेरियल कैन एग्जिस्ट मतलब अगर आप कंडक्टिंग केस ले रहे हो तब जाकर चार्ज आपका सरफेस में रहेगा, तब आपका चार्ज जो है वो सरफेस में रहेगा, मतलब वो केस हो जाएगा स्फेरिकल सेल का। ठीक है, अगर आप नॉन कंडक्टिंग ले रहे हो, नॉन कंडक्टिंग, तो चार्ज आपका क्या होगा, वॉल्यूम में एग्जिस्ट करेगा, वॉल्यूम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये बन जाएगा कंडक्टिंग का, ये बन जाएगा नॉन कंडक्टिंग का। तो अभी जो हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, ये तीनों के लिए एक ही केस होगा और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का दूसरा केस आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर करना जरूरी है वरना कंफ्यूजन हमेशा बनता है। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर करना है। अभी जो हम केस बनाएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। सेल का मतलब है होलो स्फीयर। ओके, सेल का मतलब है होलो स्फीयर। होलो का मतलब होता है अंदर कुछ मटेरियल नहीं है, अंदर कुछ मटेरियल नहीं है, मतलब अंदर कुछ है ही नहीं, तो चार्ज हमेशा सरफेस में रिसाइड करेगा। ठीक है, तो कंडक्टर होगा तो चार्ज सरफेस में रिसाइड करता है। अगर सेल है तो वो कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, वो हमेशा सरफेस में चार्ज रिसाइड होगा। अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है तो कंडक्टर होगा तभी जाकर चार्ज सरफेस में होगा, वरना चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा। ये चीज क्लियर होना जरूरी है। तो डिटरमाइन करते हैं सेल लेकर। ओके, तो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग तीनों का केस एक ही बनेगा। तो मैंने एक स्फीयर लिया जो कि सॉलिड कंडक्टिंग, ओके, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, जहां पर चार्ज सरफेस में रिसाइड कर रहा है। कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पर 3 पॉइंट हम लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, और सरफेस वाला तो कुछ नहीं है, वो आसान है। ओके, तो एक आउटसाइड लेंगे, एक इनसाइड पॉइंट लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करेंगे। तो मैंने कोई भी आउटसाइड पॉइंट कंसीडर किया, लेट्स से पी पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, पी पॉइंट में ले रहा हूं, और यहां पर जो गॉसियन सरफेस बनेगा, यहां पर जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो एक स्फीयर ही बनेगा। ठीक है, वो एक स्फीयर ही बनेगा, इस चीज को ध्यान रखना, ऐसा एक स्फीयर बनेगा। तो ये एक स्फीयर बन रहा है। ओके, ये जो चार्ज जो भी सरफेस में रिसाइड कर रहा है, ये ऐसा लगेगा, ये ऐसा लग रहा है कि जो चार्ज है वो एकदम कंसेंट्रेट है कहां पर, सेंटर। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है, ये रिड्यूस हो रहा है टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम। तो यहां पर जो सरफेस चार्ज वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि स्फीयर का सरफेस में चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर सिलेंडर के वहां पर जब हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहे थे, वो कंडक्टर, वो जो वायर था उसके लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अभी सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पर ये केस रिड्यूस हो रहा है सिंगल पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम में। ओके, ये अपेयर कर रहा है जैसे यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलने वाला है, जो डाइवर्जेंस मतलब जो भी निकल रहा है, फ्लक्स जो भी निकल रहा है, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से बन रहा है। ठीक है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से बन रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज रिड्यूस टू सिंगल पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम। अभी तो चीजें बहुत आसान हो गया। अगर मैं स्फीयर का जो रेडियस है मैं ले रहा हूं, ये स्फीयर का रेडियस है आर, ये कैपिटल आर, और ये जो गॉसियन सरफेस का रेडियस में ले रहा हूं स्मॉल आर। कितना ले रहा हूं बेटा, स्मॉल आर। अब डिटरमाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा। तो ये आउटसाइड पॉइंट है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक एलिमेंट्री सरफेस कंसीडर करूंगा। तो एलिमेंट्री सरफेस लेने के बाद क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर गॉसियन सरफेस का खासियत यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर गॉसियन सरफेस क्या है, स्फीयर है। ये हमेशा याद रखना, ये जो गॉसियन सरफेस यहां पर ले रहे हैं हम, गॉसियन सरफेस, ये क्या है, एक स्फीयर है।
ऑफ रेडियस कितना स्मॉलर, ठीक है। और गॉसियन सरफेस इस तरह का सरफेस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहता है, ताकि इंटीग्रेशन करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, हम इंटीग्रेशन करने के बाद उसको बाहर ले सकते हैं। ओके, तो ये चीज को अब हमें ध्यान देना है। तो बेटा अभी ये गॉसियन सरफेस हमने जो लिया वो स्फीयर है रेडियस आर का। तो ये जो एलिमेंट्री सरफेस है इसको हम बहुत सारे एलिमेंट्री सरफेस लेकर मतलब जोड़ सकते हैं, पर जोड़ना घटाना ये बहुत डिफिकल्ट चीज होता है। इतना सरफेस एलिमेंट बन सकता है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेशन भगवान नहीं, आइजैक न्यूटन ने हमें दिया है, तो उस तरीके को हम अप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ हम ये कह सकते हैं ये जो एलिमेंट्री सरफेस है या ये जो सरफेस एलिमेंट है इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये हम देखते हैं। ओके, तो ये जो एलिमेंट्री सरफेस है इसका डायरेक्शन है ds वेक्टर, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इसके पैरेलल बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर जो है वो पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा। बेटा बार बार करने की वजह नहीं है। ओके, एक ही चीज हो रहा है ना, तो बार बार करके टाइम वेस्ट क्यों करें। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर हमेशा पैरेलल हो रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे ds को जोड़ते जाएंगे और फाइनली हम निकाल देंगे क्या हो रहा है। ओके, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। पर ये हमेशा पॉसिबल नहीं है जोड़ना, हम इंटीग्रेशन का मतलब लेंगे तो ये होगा E ds cos 0 डिग्री इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। तो यहां पर चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज है, वो है स्मॉल क्यू। क्योंकि ये प्रॉब्लम को हमने क्या किया, रिड्यूस कर लिया टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम। क्योंकि अगर ये एकदम इमेजिन करेंगे गॉसियन सरफेस के अंदर क्या है, सिर्फ एक ही चार्ज बैठा है ना, स्मॉल क्यू, ऐसा करना नहीं है। पर ये हम सोच रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से फ्लक्स निकल रहा है ये लग रहा है जैसे यहां पर जैसे फ्लक्स निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे, मतलब ये लग रहा है कि यहां पर एक चार्ज है जिसको हम वर्चुअल चार्ज भी कह सकते हैं, जो है ही नहीं, जो एक्चुअली है ही नहीं। पर अगर वो लाइंस ऑफ फोर्स को हम मिला देंगे तो वो लगेगा वहां पर एक चार्ज है। ओके, तो EDS cos 0 इज इक्वल टू कितना, सिर्फ और सिर्फ क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो E जो है वो कांस्टेंट है, तो E को बाहर ले आओ और ds को इंटीग्रेट करो। ds को इंटीग्रेट करोगे तो मतलब सरफेस में इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर। और यहां पर स्मॉल r यूज करना क्योंकि सरफेस जो है या स्फीयर जो है वो r रेडियस का है, कैपिटल R का नहीं है। तो 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना बन रहा है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। तो ये ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है हमें मिलने वाला है, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है q चार्ज जो कि डिस्टेंस कितना है r। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है, ये सबको पता है। और यहां पर अगर एक टेस्ट चार्ज हम रख लेते हैं q नॉट, यहां पर अगर एक टेस्ट चार्ज अगर हम रखते हैं q नॉट, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स होगा q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेक्टर नहीं कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी हमने मेंशन किया है। तो ये फोर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो q नॉट इंटू ई है आपके पास कितना, q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। तो ये अगर आप देख सकते हो ये कुछ और नहीं, ये हमारा कूलम फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स। तो ये एक तरीके का डेरिवेशन है कूलम फोर्स का बाय यूजिंग गॉस लॉ। ओके, तो ये कभी कभी एग्जाम में हमें पूछ लेता है, डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। तो इस तरीके को हम एज्यूम कर सकते हैं और इस तरीके को मानकर हम डिराइव कर सकते हैं। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर हो रहा है। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम इनसाइड पॉइंट लेंगे, इनसाइड मतलब अंदर चले जाएंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। ओके, ये आउटसाइड पॉइंट था, अभी हम इनसाइड पॉइंट वाला केस डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इनसाइड में क्या होता है ना, इनसाइड पॉइंट में ये आपका स्फीयर है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और पॉइंट अभी यहां पर आ गया।
अभी देखो, अभी ये नहीं लगेगा कि चार्ज मतलब अंदर है। जब हम बाहर थे, जब हम यहां पर थे, तो ये लग रहा था। जब हम यहां पर थे, ठीक है, जब हम यहां पर थे, दूर में थे, तो तब हमें लग रहा था कि चार्ज यहां पर है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं जो सूरज को देख रहा हूं, ठीक है, तो अभी मुझे सूरज क्या लगेगा, एकदम छोटू सा लगेगा, मतलब पॉइंट मास लगेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट लगेगा। पर जब मैं एक्चुअली सूरज के पास चला जाऊंगा तो मुझे बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। मतलब यही केस है, अगर मैं यहां पर हूं, मतलब मुझे लग रहा है फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है, ओके, और चार्ज यहां पर है, ठीक है, एक वर्चुअल चार्ज। जब मैं यहां पर आ गया, जब मैं यहां पर आ गया, मतलब उस स्फीयर के अंदर ही आ गया, तब मुझे क्या लगा, क्योंकि ये P मतलब क्या है, P मतलब है ऑब्जर्वेशनल पॉइंट, मतलब कहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अगर P यहां पर है, मतलब यहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अगर यहां पर आप है, यहां से ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है कि चार्ज यहां पर है। जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर आ गया, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर आ गया, तो फील्ड लेंस क्या है, फील्ड लेंस तो ऐसे से बाहर निकल रहा है, फील्ड लेंस ऐसे से बाहर निकल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, ठीक है। फील्ड लेंस ऐसे से बाहर निकल रहा है। अगर यहां से हम देखेंगे, यहां से अगर हम देखेंगे तो फील्ड लेंस ऐसे से बाहर निकल रहा है, तो यहां पर एक चार्ज कंसेंट्रेट या एक चार्ज हम एज्यूम कर सकते हैं। पर जब स्फीयर के अंदर हम आ गए, तो स्फीयर के अंदर अगर हम आ गए, मतलब जो गॉसियन सरफेस है वो इस टाइप का कुछ बनने वाला है, ठीक है। अभी जब हम अंदर आ गए सिस्टम के अंदर, तो अभी हमें चार्ज सरफेस में ही दिखेगा, सेंटर में नहीं दिखेगा। अगर मैं दूर में खड़ा हूं, अगर मैं दूर में खड़ा हूं, तो क्या होगा, ये जो सरफेस में जो चार्ज है वो मुझे सेंटर में दिखेगा, ठीक है, वो मुझे सेंटर में दिखेगा। जब मैं अंदर आ गया, जब मैं अंदर आ गया, तो चार्ज मुझे सरफेस में ही दिखेगा। ये भी एक रिलेटिव चीज है ना, ठीक है। तो आप कहां से देख रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कर रहा है। अभी ये मैटर कर रहा है, एक बंदा रेस्ट में है या बंदा मोशन में है, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस या विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। अगर मेरे हिसाब से कोई एक बंदा रेस्ट में हो सकता है, मेरे हिसाब से कोई एक बंदा मोशन में हो सकता है, तो वो रिलेटिव चीज है सब, ठीक है। तो यहां पर जब आप सिस्टम के अंदर ही आ गए, तो आपको चार्ज कितना दिखेगा, चार्ज जो है इनसाइड चार्ज आपको दिखेगा कितना, 0। ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखो बेटा, फिजिक्स इज इमेजिनेशन, इमेजिन करोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा, वरना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्यू आंसर बन जाएगा 0। तो अभी हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ क्या होता है, ई डॉट ds वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। क्यू तो 0 हो गया, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ई ds जो भी हो, एंगल हम बता देंगे। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, मतलब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अगर इसको एक ग्राफ में हम डिटरमाइन दिखाएं, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने r लिया है। अगर हम इनसाइड पॉइंट, ये आपका स्फीयर है बेटा, ये आपका स्फीयर है, स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, r है, ओके। तो यहां से अगर पॉइंट मैंने ड्रॉप किया, तो यहां पर जो भी पॉइंट है ये इनसाइड पॉइंट है, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, ओके। और इस रेडियस से बाहर अगर कोई आप जाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो रहा है। और यहां पर जब आप इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर, ओके, जब आप इस पॉइंट पर हो, तब रेडियस कितना है, तब रेडियस है कैपिटल R, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R स्क्वायर, मतलब स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, ओके। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम बन रहा है, ओके। तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। जब आप यहां पर हो, इस पॉइंट पर हो, रेडियस कितना है, कैपिटल R है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रहेगा, कुछ मैक्सिमम वैल्यू, ये है आपका पॉइंट। ये पॉइंट P जो है वो सरफेस में है, और सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब y एक्सिस में जो है ये कुछ वैल्यू दे रहा है, और ये मैक्सिमम ई मैक्स मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ओके। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, क्योंकि ये R जो है ये उसका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, R बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। किस तरीके से घटेगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इस तरीके से घटेगा।
मतलब बाहर जब आप जाओगे, मतलब आउटसाइड द रीजन जाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। फिर बाहर गए, बाहर मतलब इस पॉइंट से बाहर आप निकल गए, मतलब इस पॉइंट से अगर आप यहां पर आ गए, इस पॉइंट पर आ गए, ये जो पॉइंट है ये आर से बाहर है, मतलब यहां पर रेडियस आर है, जो आर जो है ये ग्रेटर देन आर है, कैपिटल आर है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई एक्सिस में है वो घटेगा। किस तरीके से घटेगा, 1/r², इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से घटेगा। अगर सब पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, ओके मैं ठीक से ज्वाइन नहीं किया, इस तरीके से ग्राफ आएगा, ओके इस तरीके का। तो ये बन जाएगा E इनवर्सली या प्रोपोर्शनल टू 1/r², ओके। तो इस चीज को ध्यान देना है, ओके। तो ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये खत्म हो गया ये वाला एप्लीकेशन। अगर और एक केस है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाला, और नॉन कंडक्टिंग वाला मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं है वेस्ट करने के लिए। पर ग्राफ आपको बता सकता हूँ, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये खुद ट्राई करना, तब जाकर समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर रेडियस कितना है, r, ठीक है, और यहाँ ये आपका r एक्सिस है, मतलब अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल टू r होगा, बाहर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओके ये स्ट्रेट लाइन आएगा, प्रोपोर्शनल टू r, ओके। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इतना होगा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये हो गया आपका केस जब आप नॉन कंडक्टिंग लोगे, जो कि आपका होमवर्क रहेगा, वहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, थर्ड एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट। तो इसका डायग्राम मुझसे बनता नहीं है अच्छे से, तो मैं आपको थोड़ा इमेजिन करवा दूंगा, ओके, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, ओके। तो ये एक सीट है, यहां पर सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ओके। मतलब यहां पर ये जो एक सीट जैसा है, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस है ये माइनस है। तो ये एक इनफाइनाइटली चार्ज सीट है, और कोई भी पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो बेटा हम करेंगे क्या, अब क्या करेंगे, ये जो इनफाइनाइटली चार्ज शीट है, यहां पर हम एक गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, जो कि सिलेंडर होगा, जो कि इसको पेनिट्रेट करके जाएगा, मतलब इस टाइप का कुछ निकलेगा, ठीक है, इस टाइप का कुछ पेनिट्रेट होकर जाएगा। तो ये ऐसा कुछ पेनिट्रेट होगा, तो ओके, तो कुछ पेनिट्रेट हो गया, तो यहां से वो पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब ये जो छेद देख रहे हो ना, छेद का मतलब क्या है, इसको ऐसे पेनिट्रेट करके बाहर निकल रहा है, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पर हम देख सकते हैं, ये एकदम चार्ज है, ये सब चार्ज है, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इससे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, या कभी कभी कैपेसिटर में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, मतलब ये डीएस वेक्टर का डायरेक्शन, यहां पर भी वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। मैंने हमेशा कहा है आउटवर्ड नॉर्मल लेना है। अभी आप कहोगे सर मैं इनवर्ड लूंगा, डीएस वेक्टर एंटी पैरेलल करूंगा, देखो ऐसा नहीं करना है, क्लोज सरफेस है मतलब आउटवर्ड नॉर्मल लेना है। अगर 2 डायमेंशन है तो आप सोच सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर पैरेलल है, और ये सरफेस जो है, ये वाला सरफेस, यहां पर डीएस वेक्टर ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मतलब ये एंगल 90। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक तो 0 हो गया, ये ई ds cos 90 ये 0 हो गया, तो सिर्फ बचेगा ये ई ds, इसका इंटीग्रेशन करना है, इज इक्वल टू क्यू। यहां पर जो चार्ज है वो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विच इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, ओके, चार्ज बाय एरिया, ऐसा ही करना है। तो चार्ज इंटू एरिया, ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। यहां पर ds को आप इंटीग्रेट करोगे, ओके, ds को आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक लिखा ना, ओके। यहां पर सिग्मा, यस सिग्मा, यहां पर जो चार्ज है वो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, मतलब यहां पर जैसे वहां पर चार्ज इनसाइड कितना ले रहे थे, लैम्डा इंटू एल, यहां पर चार्ज इनसाइड कितना होगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। और यहां पर ds का इंटीग्रेशन अब जब आप करोगे, ये आपको देगा 0 से लेकर क्या, a तक, 0 से लेकर
ए तक, तो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। ओके, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन चार्ज शीट। ओके, तो इस चीज को ध्यान देना है बेटा, ये एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अभी तक हमने जितना भी केस डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चाहे वो प्रोपोर्शनल टू 1/r, चाहे वो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। पर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके करेक्ट किया है ना, थोड़ा चेक कर लेना, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, और थोड़ा चेक कर लेना ये करेक्ट है या ठीक है या थोड़ा गलती हुआ है, तो थोड़ा चेक कर लेना। तो जल्दी से इस चीज को नोट करो, जल्दी जल्दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, सिग्मा जो वाला केस है इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस है, ये बार बार ये एप्लीकेशन एग्जाम में पूछ लेता है। ओके, इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसका यूज बहुत ही ज्यादा है, कैपेसिटर इस केस में ज्यादा यूज होगा। ओके, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना और चेक करना। ठीक है, सो आई थिंक ये ठीक है। ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया है, ओके इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, 0 हो रहा है सॉरी इसकी वजह से ये वाला केस के लिए, ये वाला केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। ठीक है, ये वाला केस भी वही होगा, ये भी 0 देगा, पर हमेशा हमें ये वाला इस सरफेस के लिए EDS cos 0 और इसके लिए भी तो EDS cos 0, मतलब यहां पर EA और EA को ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ठीक है, तो EA को ऐड करना है, थोड़ा गलती हो गया, तो यहां के लिए EA और यहां के लिए भी EA, तो ये हो जाएगा 2EA। समझ में आया ना, मतलब यहां पर सरफेस को हमें 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। ठीक है, और एक बार बोल रहा हूं, मतलब EDS का इंटीग्रेशन इस पार्ट के लिए cos 0 तो हो रहा है ना 1, और इस पार्ट के लिए भी हमें लिखना है प्लस EDS का इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन 0। तो EA तो हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन 0। तो E हो जाएगा कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस है। ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अभी हम केस जो लेंगे, कैपेसिटर का 2 प्लेट लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे कितना हो रहा है। ओके, तो ये इसको हमें याद रखना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 ड्यू टू एन इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट। ये एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज शीट, वो डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, या कभी कभी हमें पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हमें देखना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, 2 चार्ज शीट, दो कैपेसिटर का प्लेट ले रहा हूं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये माइनस, 2 प्लेट में ले रहा हूं। ओके, 2 प्लेट ले रहा हूं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ये प्लस वाला और एक माइनस वाला। ओके, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अभी डिटरमाइन करना है बिटवीन दिस 2 पर्टिकुलर प्लेट्स। ओके, बिटवीन दिस 2 पर्टिकुलर प्लेट्स। तो इस प्लेट की वजह से बनेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, इस प्लेट की वजह से बनेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। अगर यहां पर एक टेस्ट चार्ज हम रखते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव प्लेट इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट वो कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लेट, ये भी हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0।
और दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा और नेट फील्ड हमें मिलेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। तो ये एक फील्ड हम डिटरमाइन कर सकते हैं बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स। और आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड बेटा 0 हो जाएगा, प्लस की वजह से ऐसे, माइनस की वजह से ऐसे, दोनों का फील्ड सेम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता है। तो आप पॉजिटिव के पास लियो तो सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, नेगेटिव से दूर लियो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस चार्ज शीट ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो यहां पर आउटसाइड में 0 हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।